नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु कुमार आप सभी का आपके अपने द ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम वो ऑफिसर्स एकेडमी है जो आपके सपनों के लिए, आपकी सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जी जान से लगे होते हैं। चाहे भारत की कोई परीक्षा हो, किसी भी राज्य की परीक्षा हो, स्टेट की परीक्षा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए हम आपकी तैयारियों को एक नया उड़ान देने के लिए यहां पर आते हैं। तो आज हम उसी कड़ी में आपके उसी सपनों को उड़ान देने के लिए हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, ये देखिए। आपके प्राचीन इतिहास के खंड से 25 महत्वपूर्ण मिनट में आपके 50 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो लेके आए हैं। इस सेशन का जो हमने नाम दिया है दोस्त, इसका क्या नाम है? सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यानी इस सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सेशन में हम आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण 50 सवाल बहुत तेजी से करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने सीधे सीधे प्रश्नों की ओर प्रस्थान करते हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्त दिख रहा होगा, ये पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रेडियो कार्बन C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था। बताना है कि रेडियो कार्बन यानी कार्बन डेटिंग की पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना गया था वो हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी। तो आपके स्क्रीन पर ऑप्शन पहला है कि 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी। वहीं ऑप्शन बी क्या कहता है? 2700 बीसी से 2500। वहीं तीसरा ऑप्शन सी कहता है 2500 से 1500। और ऑप्शन डी क्या है दोस्त? तो 2500 बीसी से 1700 बीसी। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से बताना है मित्र। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताइएगा कि बीसी का अर्थ क्या होता है। तो आपको पता होगा कि हम किसी भी चीज की आयु निर्धारित करने के लिए, जैविक चीजों की आयु निर्धारित करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो C14 यानी कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। जबकि किसी चट्टान की आयु या पृथ्वी की आयु निर्धारित करने की बात करें तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छे दोस्त, लाजवाब। इसी तरह आंसर लगाते रहिए। बहुत अच्छे दोस्तों का कमेंट में अच्छा आंसर आ रहा है। कई लोगों का आंसर गलत भी हुआ, लेकिन गलती होने पर कभी भी निराश नहीं होना है। न रहो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन का आंसर दोस्त हो जाएगा, पहले प्रश्न का जवाब हो जाएगा कि 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी। आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता जो रही है वह आपको ताम्रयुगीन पृष्ठभूमि पर कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी, न कि ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे दोस्त, यह आपको पता है कि एक निश्चित योजना पर नगर बसे थे। साथ ही साथ इसकी जो नालियां बनी थी पक्की ईंटों से ढकी होती थी। मल जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न अब हमारा रहा दोस्त। अगले निम्नलिखित पर विचार करना है। 3 आपको कूट दिए गए, इन कूटों पर विचार करना है कि कौन सा कूट सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि ए कहता है कि यहां से युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है। यहां से क्या है दोस्त? युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है। वहीं दूसरा बी क्या कहता है कि इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया है। सी कहता है यह भोगवा नदी के तट पर है। तो निम्नलिखित में से बताना है कि उपर्युक्त कथन किस स्थल से संबंधित है। ये जो ऊपर तीनों कथन दिए गए हैं, तीनों विशेषताएं बताई गई हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के बारे में ये कथन दिए गए हैं बताना है। तो पता होगा आपको लोथल से युग्म समाधान मिला है दोस्त। बहुत अच्छा। इसी तरह देखिए दोस्तों का आंसर बहुत अच्छे से आता है। एकदम बने रहना है दोस्त। पूरे के पूरे सभी के सभी सवाल आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सुपर एक्सप्रेस के तहत हम यह पूरा का पूरा सेशन जो है दोस्त करने वाले हैं। ठीक है, तो युग्म समाधान का साक्ष्य कहां से मिला है? तो यह भी लोथल से मिला है। दूसरी चीज आपको यह भी एक नई जानकारी मिलेगी जो बहुत कम जगहों पर देखने के लिए मिलती है कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा गया है। तो यह आपको किसे कहा गया है? लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया है। और पूछता है यह कि लोथल किस नदी के किनारे था? तो यह आपको भोगवा नदी के तट पर लोथल अवस्थित था। तो यह तीनों कथन जो है किस नगर के बारे में बता रहे हैं? यह आपको लोथल के बारे में बता रहे हैं। लोथल किस राज्य में है दोस्त? तो यह आपको गुजरात राज्य में है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि बताना इसमें कि कौन सा नीचे दिया गया जो कथन है इसमें गलत है। बताना कि क्या गलत है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कहता है कि धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ऑप्शन सी कहता है कि धौलावीरा नर्मदा नदी के किनारे है। जबकि ऑप्शन डी दोस्त
क्या कहता है कि यहां से 3 नगरों का अवशेष मिला है। तो बताना है धौलावीरा के संबंध में कौन सा कथन इसमें से गलत है। ये बिल्कुल पहला सही है कि धौलावीरा जो है यह आपको गुजरात के कच्छ जिले में है, बिल्कुल करेक्ट है। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला जो है एक शिलालेख भी मिला है। यह भी कथन जो है भी सत्य है, एकदम सही दोस्त। हड़बड़ाना नहीं, अगर गलती हो रही है आपकी आंसर्स तो गलतियों पर ध्यान नहीं देना है, आपको यहां देखना है आपके हर एक सवाल सही होंगे। आपका यह प्रैक्टिस सेशन है, मैच में जाने से पहले यह प्रैक्टिस हो रही है, तो प्रैक्टिस पूरी की पूरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो धौलावीरा नर्मदा नदी के तट पर है दोस्त, बिल्कुल गलत। धौलावीरा नर्मदा नदी के तट पर नहीं है, और यहां से 3 नगरों वाला अवशेष मिला है जो कि बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है दोस्त यह आपको गलत है। आपको पता होगा कि धौलावीरा 3 नगरों के यहां से अवशेष मिले, यह एकमात्र हड़प्पाई नगर है ऐसा, ठीक है। फिर यहां से एक और इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए कि धौलावीरा से आपको जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं, कहां से, धौलावीरा से, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से क्या असत्य है। बताना है इसमें से जो दिया गया है फिर से बताना है कि क्या असत्य है। आप प्रश्न को देखकर एक बात तो समझ ही रहे होंगे दोस्त कि जितने भी प्रश्न यहां आपको दिख रहे हैं हर प्रश्न अपने आप में कम से कम 4-5 प्रश्नों को समाये हुए है। हमने ऐसे प्रश्नों को डिजाइन करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है कि ज्यादा से ज्यादा आपका टॉपिक कवर किया जाए, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम हड़बड़ाना नहीं, आराम से पूरा का पूरा वीडियो दोस्त देखना है, ठीक है। चलिए तो इसमें पहला क्या कहता है कि नर्तकी की मूर्ति आप मूर्ति की मोहनजोदड़ो से मिली है, आपको बताना है मिली है या नहीं मिली है। ऑप्शन बी कहता है आपके लिए कि गोदीवाड़ा कहां से मिला है, लोथल से। ऑप्शन सी पूछ रहा है आपसे हवन कुंड क्या मिला है, कालीबंगा से। और ऑप्शन डी क्या कहता है जल प्रबंधन व्यवस्था कहां से मिली है, बनवाली से। तो बताना है आपको इसमें से कौन सा आंसर सही है दोस्त। एकदम बहुत अच्छे इसी तरह आंसर लगाते रहना, एकदम आंसर लगाने में कभी चूकना नहीं है। आंसर फटाफट एकदम जितनी तेजी से वो आंसर कमेंट बॉक्स में उतनी तेजी से लगाते रहिए। तो आप सभी दोस्तों का बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें से आंसर जो चला जाएगा आपका क्या चला जाएगा, जल प्रबंधन कहां से मिला है दोस्त। हमने पिछले ही सवाल में आपके लिए डिस्कस किया था कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कहां से देखने के लिए मिली है, तो यह मिली है आपको धौलावीरा से। यह कहां से मिली है मित्र, यह मिली है आपको धौलावीरा से, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपको, यह आप अब देखिए हमने आपके लिए जो सवाल आया है तो यह प्रश्न है, आपका काम बनता है दोस्त क्या कि बताना है ये कि बनवाली किस राज्य में है, बनवाली किस राज्य में है, ठीक है। और बनवाली से क्या मिला है, बनवाली से क्या मिला है दोस्त, हल्का साक्ष्य कहां से मिला है, तो बनवाली से, ठीक है। तो और भी बनवाली से संबंधित चीजों को बताना है आपको कि बनवाली किस नदी के किनारे था, यह कमेंट करके आप आंसर बताइए। चलिए अगला सवाल है आपको, वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। आपको बताना है कि वेद त्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें कौन सा वेद त्रयी जो है उसमें नहीं शामिल किया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपसे आपका है ए कि ऋग्वेद, ऑप्शन बी क्या है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है आपका सामवेद, ऑप्शन डी क्या कहता है अथर्ववेद। तो वेद त्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आते हैं बताना है आपको। तो बहुत अच्छा दोस्त, वेद त्रयी के अंतर्गत जो आएगा ऊपर का जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को हम वेद त्रयी के अंतर्गत रखते हैं। इन तीनों को क्या रखते हैं, वेद त्रयी के अंतर्गत। यह प्रश्न आपको परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं यह आपको लिए हुए है, ठीक है। आगे भी यह आपको पूछे जाने की संभावनाएं रखता है, ठीक है। और आपको इंफॉर्मेशन दे दें कि ऋग्वेद आपको 10 मंडल में बटा है, ऋग्वेद 10 मंडल में बटा है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है दोस्त, आपको पता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की जानकारी कहां से मिलती है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ना उसके पुरुष सूक्त से 10वें मंडल की पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से आपको वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। वहीं यजुर्वेद क्या है दोस्त, इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधान किसमें दिए गए हैं, तो यजुर्वेद में दिए गए हैं। यह आपको गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद क्या है, तो गद्य और पद्य दोनों में है। वहीं सामवेद क्या है, तो सामवेद जो है यह आपको भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को।
भारतीय संगीत का जनक क्या हुआ? सामवेद हुआ। और अथर्ववेद में क्या है? तो जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, रोग, वशीकरण, ये सब जो है आपको किसमें है? अथर्ववेद में। ठीक है दोस्त, ये सब किसमें? अथर्ववेद में। तो वेद त्रयी के अंतर्गत आपको कौन से आ जाएंगे इसमें से? तो वेद त्रयी के अंतर्गत आपको आ जाएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। इसी तरह आंसर लगाते रहना है, क्योंकि आंसर लगाते रहेगा तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है दोस्त यह भी बढ़ता है। आपके आंसर लगाने से आप कितनी तेजी से किसी सवाल को समझ पा रहे हैं और उतनी ही तेजी से उस सवाल का आप उत्तर दे पा रहे हैं। यह कैसे होता है? तो यह आपकी स्मरण शक्ति पर आधारित होता है। आपकी कितनी तैयारी अच्छी है यह भी आपको इससे पता चलता है। ठीक है, अगला छठा सवाल है आपके लिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको 4 कथन नीचे दिए गए हैं कि इस कथन में बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो पहला जो कथन है कि ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऐत्रेय बताना है इसमें कौन, एक तरफ ब्राह्मण दिए गए हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित जो है वेद वो दिया गया है। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद, पंचविश ब्राह्मण सामवेद और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद। बताना है कि इसमें से क्या सही है या क्या गलत है दोस्त। तो इसमें से क्या है? आपको नीचे ऑप्शन तो नहीं दिख रहा होगा दोस्त, इसमें नहीं दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी सत्य हैं। ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी जो ऑप्शंस हैं इसके सभी सत्य हैं। ठीक है, सभी सत्य हैं। चलिए अगले सवाल की ओर अब हम चलते हैं। उम्मीद है आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार प्रस्तुत करें। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार देना है। ऑप्शन ए क्या कहता है? एक कूट कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि बी कहता है कि कांस्य युगीन सभ्यता थी, और सी कहता है कि सिंधुवासी को लोहे का ज्ञान था। तो बताना है कि हमने आपको पूरा का पूरा सेशन लिया है सिंधु सभ्यता। आप जाके देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक अच्छा सा आपको लेसन मिलेगा, उससे संबंधित आपको एमसीक्यू भी हमने अपने YouTube चैनल पे बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बताना, और वो जब देख लीजिएगा तो एक भी सवाल आपको मैं गारंटी देता हूं नहीं छूटेगा, चाहे आप भारत की कोई परीक्षाएं दे रहे हो। यह जो सेशन है न केवल किसी राज्य विशेष के लिए बल्कि भारत के सभी राज्यों के लिए। आपको पता है कि जितनी परीक्षाएं आयोजित की जाती सभी परीक्षाओं में इतिहास का एक अच्छा खासा वेटेज होता है सवालों का। तो इस वेटेज को समझिए कि प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है आपको इतिहास विषय के। तो पहला ऑप्शन के अनुसार क्या है? यह एक नगरीय सभ्यता थी, जो कि बहुत अच्छा। इसी तरह आंसर लगाना है। तो यह क्या है? यह क्या है? यह एक नगरीय सभ्यता थी, जो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, एकदम करेक्ट है। कांस्य युगीन सभ्यता थी, बिल्कुल सही। ये भी सही बात है कि मैंने बताया पहले डिस्कशन में कि ताम्र युगीन पृष्ठभूमि पर कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन। पृष्ठभूमि पूछता है कैसी है इसकी, तो इसकी पृष्ठभूमि जो है दोस्त वो है ताम्र युगीन पृष्ठभूमि है। लेकिन सभ्यता कैसी है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधुवासी को लोहे का ज्ञान था, यह जो कथन है यह गलत है, क्योंकि सिंधुवासी को लोहे का ज्ञान नहीं था। यानी आपका आंसर क्या सत्य हो जाएगा? तो कूट के अनुसार जो चयन करना है, चुनना है, बताना, तो इसमें एक और बी, ऑप्शन ए जो है यह आपको आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका पूछ रहा है कि अशोक के द्वारा कलिंग विजय कब किया जाता है? अशोक के द्वारा कलिंग का विजय कब किया जाता है? इसका जवाब आपको देना है। तो ऑप्शन ए कहता है 261 बीसी में, ऑप्शन बी है 269 में, ऑप्शन सी 255 और ऑप्शन डी है 250 बीसी में। दोस्त बीसी का मतलब बताना बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ना भूलें कि बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो अशोक के द्वारा आपको पता है कि अशोक भारत के महान राजाओं में से एक हुआ है। अशोक भारत के महान राजाओं में एक हुआ है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक के द्वारा आपको क्या है? तो अशोक आपको युद्ध विजय की नीति यानी शस्त्र विजय की नीति त्याग कर वह सांस्कृतिक विजय की नीति अपना लेता है। कलिंग युद्ध जो कि आपको 261 ईस्वी पूर्व में होता है। बिल्कुल सही दोस्त, सही आंसर आया है। आप एकदम करेक्ट आंसर है आपका, सभी का आंसर करेक्ट है। कुछ लोग बस दिख रहे हैं जिन्होंने नहीं पूरी पढ़ाई की, उनका आंसर
गलत आया एक दो लोगों का, बाकी सबों का एकदम सही है। ठीक है, तो इसी तरह आंसर लगाते रहना है। तो कब कलिंग विजय करता है अशोक? 261 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 261 बीसी में। आंसर एकदम बिफोर क्राइस्ट होता है। बहुत अच्छे, इसी तरह लगाइए। ठीक है, चलिए 261 ईस्वी पूर्व में अशोक के द्वारा कलिंग का विजय किया जाता है। और अशोक राज्यारोहण के कौवें वर्ष पूछता है, कलिंग विजय करता है। तो अशोक का जो राज्यारोहण होता है यह 269 में होता है। 269 बीसी में अशोक का राज्यारोहण होता है, अशोक का राज्याभिषेक होता है। अशोक वैसे तो आपको 273 बीसी में ही गद्दी पर बैठता है, लेकिन इसका जो राज्याभिषेक होता है ना 269 में होता है। 4 वर्ष क्या होता है? तो 4 वर्ष सत्ता का संघर्ष चलता है। आपको पता होगा कि एक पुस्तक है, नाम उसका महावंश। उस पुस्तक का नाम क्या है? महावंश। इसके अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी को प्राप्त करता है। तो 4 वर्ष सत्ता का संघर्ष चलता है। 269 में वह गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर राजा 273 में गद्दी पर बैठता है, 269 में उसका राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में वह क्या है? तो कलिंग का विजय करता है। कलिंग के विजय में भारी रक्तपात के कारण उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, उसका हृदय बदल जाता है और वह क्या करता है? उपगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित होता है। उपगुप्त इसको बौद्ध धर्म में दीक्षा देता है, यह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, चलिए हमने अशोक से संबंधित एक बहुत अच्छा लेसन लिया है। अपने YouTube द ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल पर जाइए और मगध जनपद से संबंधित मौर्य साम्राज्य का कैसे उत्थान हुआ, कैसे 16 महाजनपदों में एकमात्र ऐसा मगध महाजनपद हुआ जिसने पूरे अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव डाली, पूरा अखिल भारतीय साम्राज्य कैसे बना, आपको मगध महाजनपद, इससे संबंधित हमने पूरा का पूरा लेसन लिया है। आप जाके हमारे द ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल पे YouTube पर वीडियो अपलोड है दोस्त, देख लीजिए। शाम 6 बजे प्रत्येक दिन हमारा हिस्ट्री का सेशन भी आता है, वहां भी बिल्कुल आइए और देखिए। ठीक है, चलिए इस तरह हम अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? आपको पता होगा कि कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, किनके मध्य होता है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कौन कौन कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसमें से 3 लोगों के मध्य यह युद्ध होता है। इसमें से बताना है कि चौथा कौन नहीं होता है। तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन नहीं था? ऑप्शन ए है पाल, ऑप्शन बी है प्रतिहार, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट और ऑप्शन डी क्या है? पल्लव। तो कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है यह आपको होता है एकदम सही दोस्त। किसके किसके मध्य होता है? बहुत अच्छा, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों के मध्य यह युद्ध होता है, जबकि पल्लव इसमें शामिल नहीं होते हैं। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन नहीं होता है? तो पल्लव नहीं होते हैं। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, 1 लाइनर सवाल आएगा दोस्त और पूछा जाएगा आपसे। चलिए अगला सवाल है आपका, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को हराया था, गुप्त सम्राट जिसने आपको हूणों को हराया था कौन था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है आपका समुद्रगुप्त और ऑप्शन सी है आपका समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी क्या है? तो स्कंदगुप्त। बताना है कि इसमें कौन था जो आपको हूणों को पराजित करता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त आपको पता है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जबकि हूणों को पराजित कौन करता है? यह आपको स्कंदगुप्त करता है। स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को पराजित किया जाता है। जबकि शकों को कौन पराजित करता है? तो शकों को पराजित करता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा शकों को पराजित किया जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा चांदी का एक विशेष सिक्का जारी किया जाता है जिसका क्या नाम होता है? रुप्यक। रुप्यक नाम से चांदी का सिक्का कौन जारी करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये जानना है आपको। चंद्रगुप्त प्रथम को आपको गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य। किसकी उपाधि होती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की होती है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है आपका कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? बताना है कि चांदी का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। एकदम पिछले सवाल से ही रिलेटेड यह सवाल है। यह सवाल जो है पिछले सवाल का ही एक रिलेटेड सवाल है। आप एकदम समझ के आंसर इसका बता सकते हैं। बहुत अच्छा दोस्त, मेरे बोलने से पहले आप लोगों ने आंसर एकदम लगा दिया है। तो क्या है? ऑप्शन ए आपसे कहता है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त,
और ऑप्शन डी क्या है तो भानुगुप्त। तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन होता है? तो यह होता है आपको कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन होगा दोस्त? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चांदी का सिक्का जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिलता है? सती प्रथा का जो दोस्त प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है, यह बताना है कि कहां से सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन ए आपसे पूछ रहा है कि ऑप्शन ए आपका है जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी है एरन अभिलेख, ऑप्शन सी है आपका प्रयाग अभिलेख और ऑप्शन डी क्या है तो मंदसौर अभिलेख। तो आप तेजी से आंसर बताइए कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिलता है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिलेगा? तो एकदम सही आंसर दोस्त, कहां तो एरन अभिलेख। भानुगुप्त का गुप्त सम्राट भानुगुप्त रहता है, तो भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है ना, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ही सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। और भानुगुप्त के इस एरन अभिलेख में गोपराज की पत्नी माद्री के सती होने की जो कथा दी गई है वह भानुगुप्त के एरन अभिलेख में दी गई है। मालवा नरेश यशोवर्मन का कौन सा अभिलेख है? तो यह आपको मंदसौर अभिलेख है। मालवा नरेश यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख है। वहीं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आता है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। प्रयाग अभिलेख किसका है दोस्त? तो यह आपको समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख है, जो कि उसके राज कवि जो था हरिसेन के द्वारा इसकी रचना की जाती है। किसकी? तो प्रयाग अभिलेख की। और यह जो प्रयाग अभिलेख है पूछ देगा कभी कि कहां लिखा गया है, तो अशोक का जो कौशाम्बी या प्रयाग अभिलेख था उसी पर यह भी लिखा गया है। चलिए 13वें नंबर सवाल पर हम पहुंच चुके हैं दोस्त। तो उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, बताना है इन कथनों को पढ़िए और बताइए और जवाब देना है इन कथनों को पढ़कर। ठीक है, पहला कथन क्या कहता है कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कथन ए कहता है हरिसेन समुद्रगुप्त के क्या थे? दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी के दूसरा क्या है आपको कि उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। तीसरा क्या है? तो प्रयाग प्रशस्ति का भी रचनाकार था। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर चुनना है। तो एकदम पिछला डिस्कशन देखिए, पीछे का जो डिस्कशन हमने पिछले प्रश्न का 12वें नंबर का करवाया था, तो उस डिस्कशन में मैंने आपको बताया है कि हरिसेन क्या था? तो समुद्रगुप्त का राजकवि या दरबारी कवि था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कथन भी मैंने बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार भी कौन है? यह भी कौन था? तो यह भी आपको हरिसेन ही था। ठीक है, और जबकि यह जो दूसरा है आपको देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य, यह आपको हरिसेन के द्वारा नहीं लिखा गया है। देवी चंद्रगुप्तम जो लिखा गया है दोस्त, यह आपको विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। देवी चंद्रगुप्तम कौन लिखा है? तो यह आपको विशाख दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम नामक महाकाव्य लिखा गया है। तो आपका 1 और 3 सत्य है, जबकि 1 और 3 सत्य है, जबकि आपको दूसरा क्या है? तो गलत है। इसमें आप देख रहे होंगे कि बी में भी 2-3 दे दिया गया है और सी में भी 2-3 नहीं। इसमें से आपको एक को 1 और 3 मान लेना है और आपका 1-3 जो है वह सत्य हो जाएगा। ठीक है, 1-3 क्या है तो सत्य हो जाएगा और दूसरा क्या है तो असत्य हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? कश्मीर का अकबर के नाम से जो प्रसिद्ध सुल्तान था वह कौन था, बताना है आपको। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आपसे पूछता है सुल्तान शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन बी है सुल्तान कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सी क्या है सुल्तान सिकंदर और ऑप्शन डी क्या है तो सुल्तान जैनुल आबदीन। तो इसका आंसर दोस्त जल्दी से लगाइए, बहुत आसान सा सवाल है, कई बार आपको सेट में मिल गया होगा, कई जगह आपको देखने के लिए। तो इसका आंसर एकदम आसानी से आप लगा सकते हैं। कौन था कश्मीर का अकबर? तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जो कि एकदम सही है, जो कि क्या है तो एकदम बिल्कुल सत्य कथन है। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो जैनुल आबिदीन को। जैनुल आबिदीन को क्या कहते हैं दोस्त?
कश्मीर का अकबर किसे कहा जाएगा? जैनुल आबिदीन को। चलिए अगला सवाल आपसे पूछता है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? बताना है। कर्नाट वंश जो कि बिहार के क्षेत्र से संबंधित यह वंश है, बिहार की मिथिला दरभंगा के क्षेत्र का यह वंश है, ठीक है। तो बताना है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? इस सवाल का जवाब आपको देना है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है नन्यदेव, ऑप्शन बी है हरि सिंह, ऑप्शन सी आपका क्या है? नरसिंह देव, और ऑप्शन डी है श्याम सिंह। जल्दी से इसका आंसर लगाइए, आपके पास 5 सेकेंड का वक्त है, जल्दी से लगाइए इसका आंसर कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नन्यदेव, हरि सिंह, नरसिंह देव या श्याम सिंह? जल्दी से मित्र इसका आंसर लगाइए। आप लोग बहुत अच्छे, कई लोगों का आंसर सही आया है, जो जानते हैं, जो पढ़े हैं, जिन्होंने अध्ययन अच्छे से किया है, उनका तो आंसर एकदम सही से आएगा ही, कोई शक की बात ही नहीं बनती है, बिल्कुल सही। तो इसमें से आपको कमेंट में यह भी बता देना है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्त? ये भी क्या आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल बताइए, इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो इस वंश का जो दोस्त अंतिम शासक था, यह संस्थापक हो जाएगा आपको नन्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक नन्यदेव, जबकि पूछे अंतिम शासक तो हरि सिंह। हरि सिंह क्या था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक था दोस्त। हरि सिंह क्या था? कर्नाट वंश का जो था एकदम अंतिम शासक था। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? बताना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपको पता होगा कि यह जो मंदिर है अक्सर आपको विवादों में भी घिरा रहता है, क्योंकि एक कमाल मौला मस्जिद है, उसी मस्जिद परिसर में यह मंदिर भी अवस्थित है। उसी मस्जिद परिसर में आपको यह भोजशाला मंदिर भी अवस्थित है, और इस मंदिर की स्थापना आपको परमार वंशीय राजा भोज के द्वारा स्थापित किया था। परमार वंशीय राजा क्या नाम है? भोज। परमार वंशीय राजा भोज के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की जाती है, और यह मंदिर जो है दोस्त कमाल मौला मस्जिद परिसर में अवस्थित है। कभी भी पूछ सकता है कहां है, तो कमाल मौला मस्जिद, याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। कमाल मौला मस्जिद परिसर में यह मंदिर अवस्थित है, और इस मंदिर की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, यानी यहाँ जो पूजा की जाती है जिस माता की, तो माता भगवती सरस्वती यानी मां सरस्वती की पूजा यहां की जाती है। अगला सवाल आपका है 17वें नंबर पर हम आ चुके हैं दोस्त। तो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? बताना है कि जो सोमपुर महाविहार बना था, इसका निर्माण कौन करवाता है? किसने सोमपुर विहार का निर्माण करवाया था? कैसे भी सवाल टर्न कर सकता है, ठीक है ना। तो सवाल कैसे भी घुमाया जा सकता है। आपको पता है, आपने पढ़ा है कि कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई जाती है? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की जहां स्थापना की जाती है, वहीं आपको धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि भागलपुर में है, भागलपुर से आगे बढ़िएगा कहलगांव एक जगह है, वहां पर क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वही है दोस्त, भागलपुर बिहार में। और गोपाल के द्वारा आपको पता है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहे, या ओदंतपुरी महाविहार कहे, या सोमपुर महाविहार कहे, तो इसकी स्थापना, इसका निर्माण कौन करवाता है? यह आपको गोपाल के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। तो हर एक बिंदु, हर एक प्रश्न आपके लिए कई सारे, हर एक पॉइंट आपके लिए एक सवाल लेके आता है, ठीक है ना। यहीं आप देखिए कि कितने सारे सवाल आपको दिख रहे हैं। हर एक बिंदु मैंने जितना डिस्कस करवाया है सवाल है अपने आप में। तो बिल्कुल हर पूरा का पूरा डिस्कशन दोस्त ध्यान से देखिएगा। आपका कोई सवाल जो भी महत्वपूर्ण हमको सेक्शन लगा मुझे, मैंने जहां से सवालों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, मैंने वैसे सवाल उठाए, वहां से प्रश्न उठाए जिनकी फ्रीक्वेंसी आपके एग्जाम्स में ज्यादा होती है। तो इस चीज को समझिए। एक आपके सामने जो ये अगला प्रश्न है 18 नंबर का, 18 नंबर का यह सवाल आपसे पूछ रहा है कि त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन किसे कहा जाता है?
त्रिसमुद्र, त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन किसे कहा जाता है यह बताना है आपको, ठीक है। त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी है आपको राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी क्या है दोस्त? शिमुक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है इसमें से कि त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन किसे कहते हैं? गौतमी पुत्र सातकर्णी को, या राजेंद्र चोल को, या सीमुक को? आपको जानकारी है यह जो सीमुक नीचे दिख रहा है ऑप्शन सी में, हाँ एकदम सही आंसर आपका सही है। मैं थोड़ा डिस्कशन कर दे रहा हूं, ठीक है। सीमुक के द्वारा क्या है, तो सीमुक आपको क्या करता है? तो सातवाहन वंश की स्थापना कौन करता है? सीमुक। सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो यह आपको सीमुक के द्वारा की जाती है, ठीक है। वहीं राजेंद्र चोल, आपको पता है कि चोल वंश का एक महानतम शासक कौन हुआ? राजेंद्र चोल। वही चोल वंश राजवंश जिसकी स्थापना विजयालय के द्वारा की जाती है। राजेंद्र चोल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि क्या होती है? तो गांगेकोंड चोल किसकी उपाधि है? राजेंद्र चोल की। गांगेकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना कौन करता है? राजेंद्र चोल करता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसी को क्या कहा जाता है? तो त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन, मतलब कि इसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था। इसका क्या अर्थ हुआ कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़े जो थे वो तीनों समुद्रों का पानी पीते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला सवाल है आपका कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कौन करता है? बहुत अच्छा आंसर दोस्त लगाना है, तेजी से हम लोग तेजी से बढ़ते चलेंगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कौन करता है? आपको चाय की चुस्की के साथ या चाय नहीं पीजिए, मगर पूरे कंसंट्रेशन से पूरा का पूरा यह सेशन आप कीजिए, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना की जाती है यह आपको किसके द्वारा की जाती है? नागभट्ट प्रथम के द्वारा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कौन करता है? तो नागभट्ट प्रथम, ठीक है। अगला है आपको मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? बताना है कि मीनाक्षी मंदिर यह कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपको मदुरै, ऑप्शन बी है महाबलीपुरम, ऑप्शन सी है आपको चेन्नई, या ऑप्शन डी है आपको क्या? तंजौर। तो बताना है कि मीनाक्षी मंदिर जो है यह आपको कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर, हाँ एकदम सही, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरै में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है दोस्त? तो यह आपको है मदुरै में। चलिए अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसमें से क्या सही है यह बताना है, ठीक है। तो प्रथम इसमें संगम दिए गए, ठीक है। ऑप्शन आपका है कि प्रथम संगम मदुरै, दूसरा ऑप्शन यानी ऑप्शन बी कहता है द्वितीय संगम कपाटपुरम, तृतीय संगम मदुरै, या चौथा ऑप्शन आपको उपर्युक्त में से सभी। बताना है कि इसमें से क्या सत्य है, जो दिए गए हैं इसमें से क्या सत्य है। देखिए अपने आप में तीनों एक एक सवाल डिफरेंट सवाल है, ठीक है, तीनों डिफरेंट सवाल है, इस चीज को समझिए। तो प्रथम संगम कहां होता है दोस्त? मदुरै में होता है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है कई लोगों का जवाब। तो प्रथम संगम जो है मदुरै में है, द्वितीय संगम कपाटपुरम, दूसरा संगम कहां होता है? तो कपाटपुरम में होता है, और तीसरा संगम जो होता है यह मदुरै में होता है, ठीक है। तीनों संगम कहां होते हैं? तो यह तीनों संगम का जो दिया गया है मिलान यह बिल्कुल सही है, उपर्युक्त में से सभी सत्य हैं, ठीक है। प्रथम संगम की अध्यक्षता जहां अगस्त ऋषि के द्वारा की जाती है, अगस्त ऋषि आपके प्रथम संगम के अध्यक्ष बनते हैं। वहीं दूसरे संगम के भी अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो ये अभी बनते हैं आपको अगस्त ऋषि, जबकि जो तीसरा संगम होता है इसके अध्यक्ष बनते हैं नक्कीरर। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो नक्कीरर, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है कि गांगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? बताना है कि आपने पिछला जो सवाल किया देखे होंगे आप, तो उस सवाल में ही हमने इस जवाब को बता दिया है। उसी सवाल में मैंने आपके इस जवाब का उत्तर बता रखा है। जिन्होंने सही से देखा होगा वो आंसर बिल्कुल उनको दिख रहा होगा कि ऑप्शन के अनुसार आपका ए कहता है राजराज प्रथम, बी क्या कहता है? राजाधिराज, सी है राजेंद्र प्रथम, या डी है क्या? विजयादित्य। तो गांगेकोंड चोलपुरम की स्थापना कौन करता है? तो राजेंद्र प्रथम। गांगेकोंड चोलपुरम की स्थापना कौन करता है? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा गांगेकोंड चोलपुरम की स्थापना की जाती है। आपको पता है कि राजेंद्र प्रथम के द्वारा बंगाल की खाड़ी को
चोल झील का नाम दे दिया था। चोल झील पूछता है किसने आपको बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया या चोल झील उसका नामकरण कर दिया, तो गांगेयकोंड राजेंद्र प्रथम के द्वारा की जाती है। इसकी उपाधि भी क्या होती है, गांगेयकोंड चोल किसकी उपाधि है, राजेंद्र प्रथम की उपाधि है। आपको पूछेगा कि गंगा पर एक सफल विजय अभियान कौन चलाया था, तो यह जो अभियान चलाता है गंगा पर, यह भी राजेंद्र प्रथम के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपको, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति जो है यह किस कला का उदाहरण है, विशिष्ट उदाहरण है, आपको बताना है। चोल कला, गांधार कला, गुप्त कला या मौर्य कला, बताना है कि किस कला का यह एक विशिष्ट उदाहरण है। अगर पूछे यक्ष यक्षिणी की मूर्ति या चवरग्राहिणी की मूर्ति, ठीक है ना, या एकाश्मक अशोक का एकाश्मक स्तंभ किस कला के विशिष्ट उदाहरण है, तो यह आपको क्या है, मौर्य कला के विशिष्ट उदाहरण क्या है, तो अशोक के एकाश्मक स्तंभों को, यानी वह अशोक का जो स्तंभ है, पिलर एडिक्ट है, यह आपको एक ही पत्थर से पूरा का पूरा बना हुआ है, पूरा का पूरा जो है एक ही पत्थर से बनाया गया है। और यह जो पत्थर बनाए गए, यह जो पिलर हैं आपके अशोका के, ये आपको बनारस के पास एक चुनार है जगह, वहां के लाल बलुआ पत्थर के बने हैं। ठीक है, वहीं आपको गुप्त कला का पता होगा कि भगवान बुद्ध की एक भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति है। भगवान बुद्ध के एक भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति है, वह किस कला की है से संबंधित है, तो गुप्त कला से संबंधित है। कुषाण कला आपको पता, गांधार कला, तो इसका विकास आपको कुषाण शासकों के दौरान हुआ था। गांधार कला का विकास किसके दौरान होता है, तो यह आपको भारतीय कला और यूनानी कला के मिश्रण से विकसित हुई है। कौन सी कला, तो गांधार कला का विकास हुआ है दोस्त। ठीक है, और भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो बनाई गई थी, यह आपको गांधार कला में ही बनाई गई थी। तो नटराज की जो कांस्य मूर्ति है, यह किस कला का विशेष उदाहरण हो जाएगा, तो एकदम चोल कला का उदाहरण है। बहुत अच्छे, चोल कला का यह उदाहरण है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है कि क्या गलत सुमेलित किया गया है, कौन सा सही सुमेलन नहीं है। ठीक है, गलत मैच है। ठीक है, सूर्य मंदिर, ऑप्शन ए है सूर्य मंदिर कोणार्क, ऑप्शन बी है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है आपको हवा महल जयपुर, ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा क्या है, तो गोमतेश्वर की प्रतिमा हम्पी। तो बिल्कुल सही आंसर आपको लगाना है कि क्या इसका जवाब होने जा रहा है सूर्य मंदिर। कोणार्क में जो है सूर्य मंदिर है जो कि बिल्कुल सही है। कोणार्क में क्या है, सूर्य मंदिर जो कि बिल्कुल आपको सही दिख रहा है। ठीक है, वहीं लिंगराज मंदिर कहाँ है, यह आपको भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो यह आपको भुवनेश्वर में। वहीं आपको हवा महल है जयपुर में। हवा महल कहाँ है, तो यह आपको जयपुर में सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। वहीं ऑप्शन डी है आपको गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, तो गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, तो यह आपको श्रवणबेलगोला में है। बेलगोला में क्या है, तो गोमतेश्वर की मूर्ति है श्रवणबेलगोला में। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ हो गई, श्रवणबेलगोला में। और यह जो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है, भगवान बाहुबली की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है, तो यह आपको भगवान बाहुबली की मूर्ति है। और इसका निर्माण कौन करवाता है, तो चामुंड राय। इस मूर्ति का निर्माण कौन करवाता है, तो यह आपको चामुंड राय के द्वारा गोमतेश्वर की भगवान बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा, चामुंड राय के द्वारा, जहां प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक उत्सव का आयोजन किया जाता है। कितने वर्ष पर, 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक महोत्सव। कहां, तो श्रवणबेलगोला में। कौन सी मूर्ति, भगवान बाहुबली की मूर्ति। चलिए अगला सवाल है आपको कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया जाता है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण कौन करवाता है, इसका जवाब देना है। तो आपका ऑप्शन ए कहता है दोस्त पल्लव, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी क्या है चालुक्य, और ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट। तो बताना है कि इसका जवाब क्या होगा, कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का जो मंदिर बनवाया जाता है वह कौन बनवाता है। चोल शासक आपको पता होगा, इनके द्वारा, इनमें नरसिंह वर्मन प्रथम का नाम सुने होंगे, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन
प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कौन करवाता है? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। दोस्त इस तरह से हमने अपना आधा सफर पूरा कर लिया है। 25 सवाल और लगातार हैं सुपर एक्सप्रेस के, ठीक है। चलिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? बताना इसका भी जवाब कि एलोरा के जो कैलाश मंदिर होते हैं इसका भी निर्माण कौन करवाता है? राष्ट्रकूटों ने, सातवाहन ने, मौर्य ने या पल्लव ने? ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी है आपको सातवाहन, ऑप्शन सी क्या है? मौर्य, और ऑप्शन डी है पल्लव। तो दोस्त आंसर इसका लगाना है कि कृष्ण प्रथम का नाम आपने सुना होगा। क्या है? कृष्ण प्रथम। तो बहुत अच्छे, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा आपको क्या है? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। अगला सवाल आपको, मौर्य युगीन अधिकारी में तौलमान का प्रभारी कौन था? तो मौर्य युगीन जो भी अधिकारी थे उसमें आपको तौलमान यानी माप तौल का अधिकारी कौन था? तौलमान यानी माप तौल का, ठीक है, माप तौल का बताना है इसमें से अधिकारी मौर्य काल में कौन था? ऑप्शन ए है आपका पौतवा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है आपको पनयाध्यक्ष, ऑप्शन सी क्या है? सीताध्यक्ष, और ऑप्शन डी है आपको सूनाध्यक्ष। थोड़ा सा वक्त लीजिए 10 सेकंड का और इसका जवाब दीजिए आप। मौर्य युगीन अधिकारी में तौलमान का प्रभारी कौन था? जल्दी से इसका आंसर लगाने की कोशिश अगर है, जानते हैं तो जल्दी से लगाइए, नहीं तो आपके पास 10 सेकंड का वक्त है, आप थोड़ा सोच सकते हैं तब जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तब चलिए, तो तौलमान का जो अधिकारी था यह कौन था दोस्त? तो यह आपको था पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष जो था यह आपको क्या था? तौलमान का अधिकारी कौन हुआ? मापतौल का। तो यह था आपको कौन? पौतवा अध्यक्ष मापतौल का अधिकारी था। वहीं पन्या अध्यक्ष क्या था? तो यह आपको वाणिज्य का अधिकारी था। वाणिज्य या व्यापार का अधिकारी कौन होता था? यह आपको पन्या अध्यक्ष क्या था? व्यापार या वाणिज्य का अधिकारी क्या था? पन्या अध्यक्ष कहलाता था, ठीक है। वहीं आपको सीता अध्यक्ष क्या था? तो सीता अध्यक्ष जो था यह आपको कृषि विभाग का अध्यक्ष था। कृषि विभाग का क्या था? सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष था। सीता अध्यक्ष क्या था? कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे? सीता अध्यक्ष। वहीं सूना अध्यक्ष जो था वह आपको क्या था? तो बूचड़ खाने का अध्यक्ष। बूचड़ खाने का अध्यक्ष क्या था? सूना अध्यक्ष क्या था? बूचड़ खाने का जो अध्यक्ष था क्या कहलाया? सूना अध्यक्ष। तो आपका जवाब चला जाएगा मौर्य युगीन अधिकारी में माप तौल का अधिकारी कौन था? तो यह आपको पौतवा अध्यक्ष, ठीक है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? इसका जवाब देना है कि अशोक के जो शिलालेख थे दोस्त यह किनके द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया था, ठीक है। तो बताना है कि इसका जवाब क्या होगा? वी स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम या दयाराम साहनी। तो आपको पता नहीं है या पता भी है तो 1750 में जान लीजिए कि 1750 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों की खोज कौन करता है? टी फेंथलर के द्वारा। टी फेंथलर के द्वारा सबसे पहले अशोक का अभिलेख खोजा जाता है। किसके द्वारा? तो टी फेंथलर के द्वारा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा जाता है। और सबसे पहले पढ़वाने का प्रयास आपको पता है कि FST यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़वाने का जो है सबसे पहले प्रयास कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक। इसके लिए वह आपको टोपरा, दो जगह है आपको, टोपरा और एक क्या है दोस्त? तो यह आपको है मेरठ। टोपरा और मेरठ, टोपरा और मेरठ दो ऐसे जगह हैं जिसके टोपरा और मेरठ के अभिलेख जो होते हैं अशोक के, उसको वह दिल्ली ले आता है। कहाँ ले आता है? टोपरा और मेरठ के अभिलेखों को दिल्ली, ठीक है। और उसको प्रयास सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया जाता है, मगर उसे सफलता नहीं मिलती है। तो सबसे प्रथम सफलता आपको जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़वाने में मिलती है और यह 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ते हैं जेम्स प्रिंसेप। कौन सी भाषा को, कौन से अशोक के
जो अभिलेख हैं वह आपको ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में है, जिसमें आपको ब्राह्मी लिपि जो है इसे पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है कि ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। बताना है कि धर्म चक्र प्रवर्तन का जो उल्लेख किया गया है वह आखिर है क्या। तो उनका दर्शन, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, या उनके धार्मिक आदर्श, या बौद्ध अनुष्ठान। तो यह जो सवाल आपको दिख रहा है यह आपको बौद्ध धर्म से संबंधित सवाल है, इस बात को समझ रहे होंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित यह सवाल है जिसमें कि आपको धर्म चक्र प्रवर्तन जो कहा गया है यह किसे कहा गया है। तो महात्मा बुद्ध को आपको पता है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो बोध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को होती है, तो इस ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया है, तो इस ज्ञान की प्राप्ति को कहा गया है आपको क्या, संबोधि। संबोधि या निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति को कहा गया है। ठीक है, लेकिन जब महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो इस प्रथम उपदेश को जो बौद्ध ग्रंथों में नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। एकदम सही दोस्त। तो सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश ही क्या कहलाया बौद्ध ग्रंथ में, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, सारनाथ दे या आपको ऋषि पत्तन दे, इसी पत्तन दे, या आपको क्या दे, मृगदाव वन। बढ़िया, चलिए उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा सवाल दोस्त। तो अगले सवाल है आपके स्क्रीन पर, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि लाइट ऑफ एशिया किसकी पुस्तक है। बताना है कि लाइट ऑफ एशिया एक पुस्तक लिखी गई है, तो कौन इसके लेखक हैं। विल्किंस, रोमिला थापर, एडविन अर्नाल्ड, या वैलेंटाइन सिरोल। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है विल्किंस, ऑप्शन बी है रोमिला थापर, ऑप्शन सी क्या है, एडविन अर्नाल्ड, और ऑप्शन डी है आपको वी सिरोल। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा कि लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है। तो आपको यह महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, वहीं आपको यह जो लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी गई है यह किस पर आधारित है। तो गणित की एक पुस्तक है, नाम आप जानते हैं क्या है, ललित विस्तार। गणित की पुस्तक ललित विस्तार जो कि भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, भास्कराचार्य के द्वारा। इसी पुस्तक पर यह जो लाइट ऑफ एशिया है आधारित है। ठीक है, तो इसका आपको जवाब जो हो जाएगा लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्त, तो एडविन अर्नाल्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका जो आप है कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करना है। तो बताना है इसमें कि जो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी उसका कालक्रम क्या था, मतलब कि पहले कौन सा हुआ, दूसरे बार कौन सा हुआ, दूसरी संगीति कहाँ हुई, तीसरी संगीति कहाँ हुई, चौथी संगीति कहाँ हुई, यह आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन जो दिख रहा है ऑप्शन ए है 1, 3, 4, 2, यानी एक में है आपको वैशाली, दूसरे में है आपको क्या, एक में है वैशाली, दूसरे में है पाटलिपुत्र, तीसरा है राजगीर, चौथा कुंडलवन कश्मीर। तो इस आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इसके अनुसार आपको जवाब देने हैं कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई, चौथी कहाँ हुई, यह सजाना है आपको। तो महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु होता है, ठीक है, तो वह आपको कब होता है, 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। कहाँ, कुशीनगर में। कुशीनगर जो मलों की राजधानी होती है वहीं होती है मृत्यु। तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु जिस वर्ष होती है उसी वर्ष पहली बौद्ध संगीति बुलाई जाती है। महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में होती है कुशीनगर में, तो इसी वर्ष आपको पहली बौद्ध संगीति बुलाई जाती है ताकि महात्मा बुद्ध के जो वचन और उपदेश थे उनको एक जगह संकलित किया जाए। और यह जो पहली बौद्ध संगीति होती है यह आपको कहाँ बुलाई जाती है, तो राजगृह में। राजगृह में सप्तकर्णी गुफा है, राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में
पहली बौद्ध संगीति आपको बुलाई जाती है, ठीक है। जबकि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई जाएगी, तो दूसरी बौद्ध संगीति जो आयोजित की जाती है ठीक 100 वर्ष बाद, यानी 483 के ठीक 100 वर्ष बाद 383 में कहाँ बुलाई जाएगी, तो वैशाली में। ठीक 100 वर्ष बाद 383 में वैशाली में आपको दूसरी बौद्ध संगीति बुलाई जाती है। और तीसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया जाता है यह आपको अशोक के समय में किया जाता है। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब होता है, तो अशोक के समय में। अशोक के समय में आपको तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई जाती है। कहाँ, तो पाटलिपुत्रा में तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई जाती है। और चौथी बौद्ध संगीति जो बुलाई जाएगी वह कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति बुलाई जाएगी, ठीक है। तो आपका जो उत्तर चला जाएगा, आप अब देख सकते हैं, छांट सकते हैं इसके अनुसार, तो कौन सा आपका जवाब सही जाएगा। तो पहली बौद्ध संगीति राजगिरी, यानी कि 3 हो गया। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हो जाएगा, वैशाली, उसके बाद 1 हो जाएगा। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ, पाटलिपुत्र 2। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ, तो कुंडलवन कश्मीर, यानी 3 1 2 4। आप देख रहे होंगे आपका ऑप्शन बी जवाब सही है, ठीक है। चलिए, तो बौद्ध संगीतियों से भी अक्सर सवाल दोस्त पूछते रहते हैं। आप बिल्कुल कमेंट करके ये हमें बताइए कि जो चारों बौद्ध संगीतियां हुई थी उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। जैसे पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं, उसी तरह दूसरी, तीसरी और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। और यह भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि किस बौद्ध संगीति में क्या क्या हुआ था। जैसे कि पहली बौद्ध संगीति में आपको सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन होता है। दूसरी बौद्ध संगीति में वही बौद्ध धर्म आपको क्या है, तो स्थविर और महासंघिक में बढ़ जाता है। तीसरी बौद्ध संगीति में आपको अभिधम्म पिटक का संकलन होता है। और चौथी बौद्ध संगीति में क्या होता है, तो हीनयान और महायान में बढ़ जाता है, जो कि कनिष्क के काल में होती है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपका है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाएगा। भारतीय संगीत का जनक निम्नलिखित में से किस वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद जो आपको पता है 10 मंडल में बटा है, जिसमें आपको तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है जो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, और यह आपको सावित्री और सूर्य को समर्पित है। वहीं आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है, जिसमें से आपको भरत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के मध्य जो पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर जो युद्ध लड़ा गया था ना, तो उस बात का जो जिक्र किया गया है दोस्त, वह किस मंडल में है, तो 7वें मंडल में है। वहीं 9वां मंडल ऋग्वेद का जो है वह आपको सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल जो ऋग्वेद का है वह क्या है, सोम देवता को आपको समर्पित है। जबकि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से आपको वर्ण व्यवस्था के उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद आपको यज्ञ संबंधी विधि विधान दिया गया है, और यह गद्य पद्य दोनों में है। सामवेद को भारतीय संगीत का क्या कहा जाएगा, जनक कहा जाएगा, सामवेद को, ठीक है। और अथर्ववेद का विषय वस्तु क्या आपको है, तो जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, रोग, वशीकरण, जो भी है विविध, मतलब अथर्ववेद का विषय वस्तु क्या है, तो विविध है, ठीक है। चलिए, एकदम इसी तरह दोस्त आंसर तेजी से लगाते रहना है, आंसर लगाते रहिए। ये मत समझिए कि आंसर हमारा गलत जा रहा है या सही जा रहा है, आंसर जा रहा है ये ज़्यादा मैटर करता है। तो आंसर लगाना बिल्कुल ना भूलें, आंसर लगाते रहना है। इससे आपकी स्मरण शक्ति की परीक्षा होती है कि आपकी तैयारी कितनी है या आपका स्मरण शक्ति का स्तर कैसा है, ठीक है। चलिए, तो किस विषय शासक के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है, बताना है कि इनमें से किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है भानुगुप्त, ऑप्शन डी क्या है, तो चंद्रगुप्त, ठीक है। तो आपको पता ही होगा जवाब, मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है इसका जवाब कि क्या जवाब होता है। तो वीणा बजाते हुए किसे चित्रित किया गया है दोस्त, एकदम सही जवाब है समुद्रगुप्त को, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसे इसके सिक्कों पर क्या है, तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, किसको, समुद्रगुप्त को। चलिए, अगला सवाल आपका है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक संवत किसने आरंभ किया था। बताना है कि भारत सरकार द्वारा जो शक
पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग हमारा जो है कैलेंडर, वो किस संवत पर आधारित है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर। ठीक है, तो एक कहता है आपको कनिष्क, ऑप्शन बी है आपको क्या? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है आपका हर्षवर्धन, और ऑप्शन डी है आपको चंद्रगुप्त प्रथम। तो भारत सरकार द्वारा जो शक संवत प्रयोग में लाया जाता है, तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो कनिष्क के द्वारा। कब? 78 ईस्वी में। भारत सरकार के द्वारा शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में किया जाता है। कब? कनिष्क के शासनकाल में, या कनिष्क के द्वारा यह 78 ईस्वी में शक संवत को प्रारंभ किया जाता है। वहीं आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा नहीं, सॉरी, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319-20 ईस्वी में, 319 या 320 ईस्वी में क्या चला जाता है? विक्रम संवत। इसी को क्या बोलते हैं? तो वल्लभी संवत। विक्रम संवत को ही वल्लभी संवत भी कहा जाता है, जो कब शुरू किया जाता है? तो 319 या 20 ईस्वी में विक्रम संवत या वल्लभी संवत चलाया जाता है। जबकि वहीं आपको ऑप्शन सी जो दिख रहा होगा हर्षवर्धन, तो इसके द्वारा 606 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया जाता है? तो हर्ष संवत। हर्षवर्धन के द्वारा कब चलाया जाता है? तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन के द्वारा हर्ष संवत चलाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह दोस्त आंसर आपको लगाते रहना है, बिल्कुल। चलिए, आपका जो अगला सवाल है आपका कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? बताना है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग जो होता है वह कहाँ का होता है? तो चीन का यात्री होता है। तो वह आपको किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है, ये बताना है आपको कि चीनी यात्री ह्वेनसांग निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में दोस्त अध्ययन करता है? आपको पता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। किसके शासनकाल में आता है? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। और यह आपको नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसके कुलपति जिस वक्त आपको हर्षवर्धन आता है, कौन होते हैं? तो शीलभद्र। यहाँ आपको वह अध्ययन करता है। जब ह्वेनसांग आपको नालंदा आता है, तो उस वक्त पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? ठीक है, तो शीलभद्र तत्काल उस वक्त आपको नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति होता है, जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए आता है। और यह किसके समय ह्वेनसांग आता है? तो हर्षवर्धन के समय आता है। ह्वेनसांग को आपको यात्रियों का राजकुमार, यानी यात्रियों का राजकुमार यानी क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहते हैं? तो ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, यानी यात्रियों का राजकुमार। इसके द्वारा CU की नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी, जिसके कारण इसे आज भी याद किया जाता है। यह क्या है? तो ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है CU की। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है आपका, तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। पूरा का पूरा सेशन कई सारे सवाल आपके लिए लिए हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप से जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यह कहां से हुए हैं? तो ऑप्शन ए आपका दिख रहा होगा आपको, कोल्डियावा। ऑप्शन बी आपसे क्या, ऑप्शन बी आपका क्या है? मेहरगढ़। ऑप्शन सी आपको है लहुरादेव। ऑप्शन डी क्या है आपको? बुर्जहोम। तो अभी तक की जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती थी, उसका जवाब आपको क्या मिलता था? मेहरगढ़। अभी तक की परीक्षाओं का जवाब जो आता था, इसका कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा का पूरा डिस्कशन दोस्त सुनिए कि अभी तक का जो आपका जवाब जाता था वह मेहरगढ़ जाता था। ठीक है ना, मेहरगढ़। लेकिन मुझे इस सवाल को यहां देने का मूल उद्देश्य था कि यूपी PCS के एग्जाम में यह सवाल आ चुका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, यह कहां से मिला है? तो लहुरादेव से मिला है। और यह जो लहुरादेव से मिला है, यहां से आपको चावल के साक्ष्य मिले हैं। किसके? चावल के साक्ष्य मिले। ठीक है, लहुरादेव से। तो यहां से देखिए कई सारे सवाल बदल जाते हैं। सवाल के जवाब, कई सारे सवालों के जवाब बदल जाते हैं। पहले यह आता था कि
चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, सबसे पुराना चावल का, तो कहां से मिला था? कोल्डी हवा से, ठीक है ना। जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं चावल के, ये कोल्डी हवा से मिले हैं, ठीक है। जबकि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाता था तो यह आपको मेहरगढ़ से, लेकिन अब वर्तमान खोज के अनुसार यह पता चला है और यह पूछा भी जा चुका है आपकी परीक्षाओं में कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलेगा, यह आपको कहां से मिलेगा? तो लहुरा द्वीप से, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? इसका जवाब देना है कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? कामंदक, शूद्रक, कलहन या कालिदास? मृच्छकटिकम का दोस्त अर्थ होता है क्या? मृच्छकटिकम, आप लोग आंसर लगाइए, मैं तब तक इसका अर्थ बताता हूं। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो माटी का खिलौना गाड़ी। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है माटी का खिलौना या माटी का खिलौना गाड़ी, माटी का खिलौना, ठीक है। अब चलिए हम अपने जवाब पर आते हैं। तो कामंदक, ऑप्शन ए है आपका कामंदक, ऑप्शन बी है क्या आपको शूद्रक, ऑप्शन सी है आपका कलहण और ऑप्शन डी क्या है? तो कालिदास। तो कामंदक के द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है उसका नाम क्या है? नीतिसार। नीतिसार किसके द्वारा लिखी जाती है? तो ये आपको कामंदक के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। वहीं कलहन कौन सी पुस्तक की रचना करते हैं? तो राजतरंगिणी। कलहन के द्वारा राजतरंगिणी की रचना की जाती है, किसके द्वारा? कलहन के द्वारा। वहीं कालिदास के द्वारा आपको पता है कि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम आदि ग्रंथ जो है कौन लिखते हैं? तो कालिदास। मृच्छकटिकम का तो लेखक किस तरह से कौन हो जाएंगे दोस्त? तो शूद्रक। मृच्छकटिकम किनकी रचना है? तो शूद्रक की रचना है। चलिए, अगला सवाल आपको निम्नलिखित में से फिर बताना है कि क्या इसमें से असत्य है, यानी कि क्या इसमें से जो है वह आपको गलत दिया गया है। बुद्धचरित वसुबंधु, ऑप्शन ए है आपको बुद्धचरित वसुबंधु, ऑप्शन बी है आपको हर्षचरित बाणभट्ट, ऑप्शन सी है आपको कर्पूर मंजरी राजशेखर और ऑप्शन डी क्या है? तो सौदरानंद बाणभट्ट। तो बुद्धचरित की जो रचना की जाती है तो सौदरानंद एकदम बिल्कुल सही है, आपको बाणभट्ट के द्वारा लिखी जाती है। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर हैं, बिल्कुल सही। हर्षचरित भी आपको बाणभट्ट की पुस्तक है। जबकि बुद्धचरित जो है दोस्त, यह आपको कौन लिखते हैं? तो बुद्धचरित आपको अश्वघोष के द्वारा लिखी जाती है। बुद्धचरित कौन लिखते हैं? तो अश्वघोष के द्वारा बुद्धचरित की रचना की जाती है। किनके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा, ठीक है। चलिए, गुप्त कालीन मंदिरों के संबंध में बताना है कि क्या गलत है। इसमें से जो दिया गया है कि एक तरफ आपको मंदिर दे दिए गए हैं, सॉरी एक तरफ स्थान दिए गए हैं, ठीक है, और दूसरा तरफ जो दिया गया है यह आपको मंदिर दिया गया है कि कौन से सा जो मंदिर है उसके देवता कौन है, प्रमुख देव कौन है, प्रमुख भगवान उस मंदिर के कौन है। तो ये सवाल वहां से है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए है तिगवा, जो कि जबलपुर में है। तो वहां तिगवा का जो मंदिर है दोस्त, यह आपको किस भगवान से संबंधित है? तो बताना है आपको इसका जवाब क्या होगा। आपके पास बहुत कम वक्त है, बिल्कुल 10 सेकंड का वक्त है। आप जल्दी से इसका जवाब हमें दीजिए, किसका जवाब क्या होगा। तो गुप्त कालीन मंदिरों के संबंध में बताना है कि क्या गलत है। तो तिगवा का जो मंदिर है जबलपुर में, यह विष्णु मंदिर है, जो कि एकदम सत्य कथन है, ठीक है, जो कि एकदम क्या है? सत्य कथन है। वहीं भूमरा का जो मंदिर है नागौद में, यह किसका मंदिर है? तो यह आपको शिव मंदिर है। भूमरा का जो मंदिर है दोस्त, किसका मंदिर है? तो यह आपको शिव मंदिर है। वहीं भीतर गांव का जो मंदिर है कानपुर में, यह क्या है? तो यह आपको लक्ष्मण मंदिर है। भीतर गांव का जो मंदिर है ना, यह क्या है आपको? तो यह आपको जो है यह लक्ष्मण मंदिर है। जबकि देवगढ़ का जो मंदिर है झांसी में, यह आपको पार्वती मंदिर नहीं है। पार्वती मंदिर क्या है? तो यह नहीं है। देवगढ़ का झांसी मंदिर जो है ना, यह आपको दशावतार मंदिर है। क्या है? देवगढ़ का झांसी मंदिर जो है, देवगढ़ झांसी का यह आपको दशावतार मंदिर है। जबकि पार्वती मंदिर प्रमुख कौन सा है? तो नाचना कुठार का। नाचना कुठार का जो मंदिर है यह आपको पार्वती मंदिर है। कौन सा? नाचना कुठार का जो मंदिर है यह आपको क्या है? तो पार्वती मंदिर है, ठीक है। बढ़िया। तो उम्मीद है आप लोग सेशन एंजॉय कर रहे हैं दोस्त। चलिए, आंसर एकदम लगाते रहिएगा
जितना आंसर आप लगाएगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड आपका होगा। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते रहना है, जोश को हाई रखना है। आप उड़ी फिल्म का वो हमेशा याद रखिए, वो एक बहुत अच्छा डायलॉग है, क्या तो हाउस द जोश तो हाई सर, क्या है तो हाउस द जोश एकदम हाई सर। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। संस्कृत साहित्य का जो है बताना है कि स्वर्ण युग कौन सा काल इसमें से कहा जाएगा। मौर्य युग, कुषाण युग, सातवाहन काल या फिर गुप्त काल। ठीक है, तो बताना है इसमें से आपका जवाब क्या होगा। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग पूछे या भारत का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं ये पूछे, दोनों जवाब एक ही होगा। ठीक है, तो इसका जवाब एकदम सही दोस्त क्या चला जाएगा आपको, तो गुप्त काल। गुप्त काल को हम क्या कहते हैं, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल किस युग को कहते हैं, तो गुप्त युग या गुप्त काल को जो है क्या कहा जाएगा, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल। कौन सा काल, गुप्त काल। बढ़िया, चलिए 41 नंबर का सवाल आपका है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का शुभारंभ किसने किया था। ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उस प्रथा का शुभारंभ इनमें से कौन करता है, मौर्यों ने या गुप्तों ने या फिर आपका है सातवाहनों ने या कुषाणों ने। तो इसका जवाब आपको जल्दी से बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी इस प्रथा को कौन शुरू करता है। आपको पता होगा एक शब्द आता है क्या, अग्रहार। अग्रहार क्या था, तो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे, अग्रहार। ने एक कहावत सुनते हैं कि ब्राह्मण देव को अग्रहार दीजिए। ठीक है, अग्रहार वही है, ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की जो प्रथा थी वो कौन शुरू करता है, तो यह आपको सातवाहन के द्वारा शुरू किया जाता है। सातवाहन वंश के द्वारा शुरू किया जाता है। सातवाहन वंश की स्थापना आपको सिमुक के द्वारा की जाती है। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान होती है और यह आपको क्या है तो गोदावरी नदी के किनारे है। सातवाहन वंश क्या है तो प्रतिष्ठान या पैठान जो था तो यह आपको कहाँ है तो गोदावरी नदी के किनारे है। चलिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपको मौर्य युग से कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो बांटा था वह कितने वर्गों में बांटा था। आपको पता है कि मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यह आपको क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और अब पूछिएगा कि सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर जो था यह आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर का सेनापति हुआ। कौन, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो हुआ वह अलेक्जेंडर द ग्रेट का सेनापति था। तो 322 या 23 में जब सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है तो उसके जो सेनापति होते हैं उसमें आपको सिकंदर के जीते गए प्रदेशों को लेकर एक संघर्ष छिड़ता है, जिसमें आपको पूर्वी प्रदेश का जो पूर्वी प्रदेश का हिस्सा होता है यह आपको सेल्यूकस निकेटर के हाथ आ जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भारत पर आक्रमण की जाती है, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य जो कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करता है। एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की शुरुआत करता है कि मध्य युद्ध होता है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है और वह 323 ईस्वी पूर्व यानी 303 ईस्वी पूर्व यानी 303 बीसी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि हो जाती है, जिस संधि के तहत क्या है कि सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलेना का विवाह किससे कर देता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। तो उसी सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत कौन होता है, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जब पाटलिपुत्र आता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो यह यहाँ की व्यवस्था देखकर बड़ा खुश होता है। यह क्या बोलता है
कि यहां दास नहीं होते हैं। यह भी पूछेगा कि कौन बोला है कि दास नहीं थे, जबकि अर्थशास्त्र में आपको दासों के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, कि यहां दास प्रथा जिससे पता चलता है कि विद्यमान थी। तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है आपको, उसमें मूल रूप से जो वर्णन किया गया वह आपको नगर प्रशासन, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो यह आपको 6 वर्गों में बांटता है। सॉरी, भारतीय समाज का सवाल है। हाँ, तो भारतीय समाज को भी मेगास्थनीज कितने वर्गों में बांटेगा? तो 6 वर्ग में ही यह भारतीय समाज को भी कितने वर्गों में बांटेगा? तो 6 वर्ग में ही। ठीक है, और मौर्य और ये पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन होता है, इसे पूछता है कि मेगास्थनीज कितने वर्गों में बांटता है। तो मेगास्थनीज कहता है कि पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन था, यह भी आपको 30 लोगों के द्वारा, जो कि 6 समिति में बटे थे, यानी 6 समिति, जिसमें कि प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे, उसके द्वारा आपको पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन देखा जाता था। ठीक है, तो मौर्य समाज आपको मेगास्थनीज के अनुसार कितने वर्गों में बटा था? तो यह आपको 6 वर्गों में बटा था। चलिए, अगला सवाल आपको है कि सॉरी, मैं एक छोटी सी भूल कर गया आपके लिए, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। सॉरी, आई एम सॉरी, आई अपोलो गाइज फॉर। ठीक है, कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, 6 नहीं। मेगास्थनीज के द्वारा जो भारतीय समाज को बांटा जाता है वह 7 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद होते हैं। ठीक है, तो 7 वर्ग में बांटता है, जबकि नगर प्रशासन को मेगास्थनीज 6 वर्ग में बांटता है। ठीक है, चलिए, 5 प्रांतों में बटे मौर्य साम्राज्य के दक्षिणापथ की राजधानी कहां थी, यह बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि 5 प्रांतों में जो बटा मौर्य साम्राज्य था, इसमें दक्षिणापथ की राजधानी निम्नलिखित में से कहां थी? तो ऑप्शन ए है आपका तक्षशिला, ऑप्शन बी है आपको उज्जैनी, ऑप्शन सी है आपको तोसली, और ऑप्शन डी क्या है? सुवर्णगिरी। तो बताना है इसमें से दोस्त कि क्या आपका जवाब सही है, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली या सुवर्णगिरी। तो मौर्य प्रांत, जो कि सवाल देखिए यही निकल रहा है आपके सवाल में ही, प्रश्न में ही प्रश्न बन रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? तो 5 प्रांतों में। ओके, जिसमें से 5 प्रांतों में ही सवाल आपका है दक्षिणापथ की राजधानी कहां थी? तो तक्षशिला जो थी यह आपको उत्तरापथ की राजधानी थी। उत्तरापथ की राजधानी कहां थी? तक्षशिला थी। उज्जैनी किसकी राजधानी हुई? तो अवंती की राजधानी जो थी यह आपको उज्जैनी थी। कलिंग किसकी राजधानी? तो तोसली। कलिंग किसकी राजधानी? तो सॉरी, कलिंग की जो राजधानी थी आपको कहां थी? तो तोसली। कलिंग की राजधानी जो थी वह तोसली थी, जबकि दक्षिणापथ की राजधानी जो थी वह आपको सुवर्णगिरी थी। दक्षिणापथ की राजधानी कहां थी दोस्त? सुवर्णगिरी। जबकि एक प्रांत था आपको प्राची, प्राची या प्रासी, जो दे दोनों नाम आता है इसका, प्राची या प्रासी। और इसकी जो राजधानी थी यह आपको कहां थी? यह आपको जो थी पाटलिपुत्र थी। प्राची या प्रासी की राजधानी कहां थी? तो यह आपको पाटलिपुत्र थी। ठीक है, चलिए इसी तरह आंसर एकदम लगाते रहिए। देखिए कितने सारे सवाल आपको इसमें से बन रहे हैं। अशोक के किस शिलालेख में मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा का उल्लेख हुआ है? बताना है कि अशोक के किस शिलालेख में आपको मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है आपको द्वितीय, ऑप्शन सी है आपको चतुर्थ, और ऑप्शन डी क्या है? तो पंचम। तो आपको बताना है कि किस शिलालेख में अशोक के द्वारा मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। अशोक पहला शासक हुआ जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। ठीक है, तो जिसमें जनता के कल्याणकारी कार्यों का वह जिक्र किया। तो बताना है कि किस शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम शिलालेख में जहां आपको
सभी मनुष्य मेरी संतान है कहता है। प्रथम शिलालेख में क्या कहता है अशोक? तो सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। प्रथम शिलालेख में इस बात का उल्लेख अशोक करता है और साथ ही साथ इसी शिलालेख में वह क्या है तो पशु बलि पर रोक लगाता है। किस शिलालेख में इस बात का उल्लेख किया गया? तो इस बात का उल्लेख जो किया गया है तो प्रथम शिलालेख में ही है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है और पशु बलि पर रोक भी इसी शिलालेख में लगाया गया। वहीं द्वितीय शिलालेख में यह क्या है तो द्वितीय शिलालेख में यह आपको मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा का जो वर्णन किया गया है यह आपको दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। ठीक है, वहीं आपको चौथा शिलालेख जो है इसमें एक नवीन प्रकार के अधिकारी रज्जुकों की नियुक्ति का उल्लेख चौथे शिलालेख में किया गया है। ठीक है, और पंचम शिलालेख जो है दोस्त, तो पंचम शिलालेख में क्या है तो पंचम शिलालेख में है इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस में किया गया है तो पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख पांचवें शिलालेख में किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम 44 सवाल तक आ चुके हैं। 6 सवाल और है, बहुत तेजी से हम वो 6 सवाल भी जल्दी से देखते हैं कि सैंड्रोकोटस किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। बताना है कि जो सैंड्रोकोटस शब्द आया है यह किसके लिए आया है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए या अशोक के लिए या बिंदुसार के लिए या आपको कनिष्क के लिए। सैंड्रोकोटस आपको किसके लिए आया है तो जस्टिन आपको क्या कहता है चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस किसके लिए आया है तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आया है। और कौन कहता है तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। कौन कहा है तो जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया सैंड्रोकोटस। और चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जो पहचान सैंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में कौन करता है तो विलियम जोन्स सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में करते हैं। कौन? विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स इसकी पहचान किस रूप में करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। चलिए अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से क्या गलत है। बताना है कि ये जो दिया गया है इसमें से क्या गलत है। कुरु यानी एक तरफ आपको महाजनपद, दूसरे तरफ आपको उसकी राजधानी दी गई है, तो इसमें बताना है कि किस महाजनपद की राजधानी का जो सुमेलन दिया गया है तो वो गलत है। तो कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ, जो कि बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी तो विराटनगर। आप जो भी सेट अभी ये पूरा का पूरा कर रहे हैं तो यह सारे के सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं और यह भी आप जब बाद में बताइएगा कमेंट करके कि आपको कितने नंबर आए, इसमें कितने अंक इन 50 सवालों में आपको आए, यह भी बताना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो कुरु की कहाँ राजधानी थी तो इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की राजधानी तो मथुरा और अंग महाजनपद की जो राजधानी थी यह आपको कहाँ थी तो चंपा। आधुनिक भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है यह आपको अंग महाजनपद का क्षेत्र क्या रहा है तो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र रहा है यह आपको अंग महाजनपद का क्षेत्र रहा है। ठीक है, और अंग की राजधानी कहाँ थी तो चंपा और कौशाम्बी जो राजधानी थी यह आपको वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी तो वत्स की राजधानी थी आपको कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ थी तो कौशाम्बी। चलिए अगला सवाल है आपका कि भगवान बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है। तो भगवान बुद्ध के जन्म, मृत्यु, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति के प्रतीक अलग अलग हैं। भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, गृह त्याग, मृत्यु के प्रतीक अलग अलग हैं, जिसमें से आप बहुत अच्छा एकदम सही आंसर आप बता रहे हैं। बहुत अच्छे दोस्त कि इसका आंसर क्या चला जाएगा तो कमल और सांड जो है वह आपको जन्म का प्रतीक है। कमल और सांड किस चीज का प्रतीक हो जाएगा तो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या होगा कमल और सांड। ठीक है, चलिए वही घोड़ा क्या है तो घोड़ा से आप समझ सकते हैं कि घोड़ा से भागते हैं, मतलब घोड़े यानी भगवान बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा क्या था कंथक। तो कंथक प्रिय घोड़ा था तो महात्मा बुद्ध आपको गृह का त्याग करते हैं तो गृह त्याग का प्रतीक क्या हो गया घोड़ा हो गया आपका। वहीं पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान प्राप्ति का क्या प्रतीक हुआ बौद्ध धर्म में तो पीपल वृक्ष हुआ। और स्तूप किस चीज का प्रतीक है तो मृत्यु का। स्तूप किस चीज का प्रतीक है तो मृत्यु का, महापरिनिर्वाण का।
स्तूप जो बनाया जाता था वह महात्मा बुद्ध के किसी अवशेष पर ही बनाया जाता था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो स्तूप किस चीज का प्रतीक हो जाएगा? तो मृत्यु का प्रतीक है। तो जन्म का प्रतीक क्या हुआ आपको? कमल और सांड। चलिए अगला सवाल, आपको निम्नलिखित में से क्या असत्य है यह बताना है कि इसमें से क्या जो है सो गलत है। ठीक है, पहला 48वां नंबर सवाल का बताना है कि क्या गलत है इसमें से। पहला है आपको ए क्या कहता है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। बी कहता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। सी कहता है महावीर को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। और डी कहता है कि जैन धर्म के 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा था। बस इस सवाल का जवाब आपको बताना है कि क्या इसमें से गलत है। तो आपने अगर हमारा जैन धर्म से संबंधित वीडियो नहीं देखा तो जाके वीडियो बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, आपका कोई भी सवाल दोस्त गलत नहीं जाएगा। तो जैन धर्म से रिलेटेड जो वीडियो है देख लीजिएगा। इसमें अब हम आपके ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं कि प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन होता है वह पाटलिपुत्र में होता है। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन? स्थूलभद्र, वही स्थूलभद्र जो कि श्वेतांबर संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्थूलभद्र श्वेतांबर का, जबकि दिगंबर का कौन? भद्रबाहु करते हैं। पहली जैन संगीति में ही जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट जाता है। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं ये कौन है? तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे नहीं, पीपल वृक्ष के नीचे नहीं, किस वृक्ष के नीचे होती है? तो साल वृक्ष के नीचे होती है। साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पर, जमीय ग्राम के समीप। ठीक है, जमीय ग्राम के समीप, ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि महावीर 30 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग करते हैं, 12 वर्ष तपस्या करते हैं और 42 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति उनको हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया जैन धर्म में? तो कैवल्य। कैवल्य का अर्थ क्या हुआ? तो पूर्ण ज्ञान। ठीक है, तो जैन धर्म में जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य यानी अस्तेय, अपरिग्रह, क्या क्या है 5 महाव्रत? अब जल्दी से कमेंट करके बताइए तो क्या क्या है? तो अस्तेय, अपरिग्रह और क्या है दोस्त? जल्दी से बताओ। दो और महाव्रत कौन से हैं जैन धर्म के? आप कमेंट में बताइए, क्योंकि आपका जो सत्य है ना, असत्य जो है इसमें से, तो ऑप्शन सी ही असत्य है, बाकी जो है सो सब सही है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि जैन धर्म के 4 महाव्रत कौन कौन से हैं, क्योंकि 5वां महाव्रत कौन जोड़े हैं? महावीर। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, यही सब है ना। तो आप जल्दी से बताइए कि इसमें से क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, चलिए तो आखिरी यानी सेकंड लास्ट ये सवाल आपको दिख रहा है कि उपनिषदों का विषय वस्तु क्या है। बताना है कि उपनिषदों का जो सब्जेक्ट मैटर है यह क्या है। सब्जेक्ट मैटर जो उपनिषद का दिया गया है क्या है? धर्म, योग, विधि या दर्शन। तो उपनिषदों को वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसे क्या कहा गया है? वेदांत। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण वेदांत कहा गया है। ठीक है, उपनिषदों का जो अर्थ होता है क्या होता है पूछता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त? निकट बैठना। उपनिषदों का अर्थ क्या होता है? तो निकट बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या हुआ? तो निकट बैठना उपनिषद का अर्थ होता है। ठीक है, वहीं आपको पूछता है कि उपनिषदों का विषय वस्तु क्या है, तो इसका विषय वस्तु क्या है? तो दर्शन, फिलॉसफी। उपनिषदों का सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाएगा? तो फिलॉसफी। बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, यह हमारा दोस्त इस सेशन का सुपर फास्ट सेशन, चूंकि थोड़ा सा लेट भी हुई है हमारी गाड़ी, परंतु एकदम पूरे जोश और होश के साथ सवालों से लबालब, आपके जवाबों से लबालब, आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण सेशन को लिए हुए ये आखिरी सवाल आपका पूछ रहा है आपसे कि यम नचिकेता संवाद वर्णित है किसमें? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। बताना है जो यम नचिकेता संवाद था यह किस उपनिषद में दिया गया है। तो मुंडकोपनिषद में पता है क्या है? तो आपका जो सत्यमेव जयते, भारत का राष्ट्रीय वाक्य, कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानृतम। ठीक है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है दोस्त?
तो यह आपको मुंडकोपनिषद से आया है। और यमनिचेकेता संवाद कहां से आया है? कठोपनिषद से आया है। ठीक है, तो इति पुराणे रेवाक खंडे 50वां अध्याय आपका समाप्त। तो इस तरह से आपके 50 प्रश्नों का जो सुपर फास्ट सेशन रहा है यह पूरा का पूरा हुआ दोस्त। उम्मीद है आप लोग एंजॉय किए होंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रूटफुल सेशन हुआ और हम आपके लिए इस तरह से विशेष सेशन लेके आएंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, जो आपकी परीक्षाओं में जिनके आने की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। आपको पता है कि इतिहास वह विषय है जो सभी परीक्षाओं में एक अच्छा प्रश्नों का वेटेज लेके खड़ा होता है। यह आपको इतिहास अधिक से अधिक अंक भी दिलाता है। तो इसके कई सारे कोर सेक्शंस होते हैं जहां से सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो हम वैसे महत्वपूर्ण सब प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, विस्तार से डिस्कस करते हैं, जैसा कि आज डिस्कस किए हैं। इस तरह के और भी सीरीज आपके आते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा दोस्त। तो हमें अब विदा दीजिए। अपने मित्र, अपने भाई, अपने दोस्त शांतनु कुमार को विदा दीजिए दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन दबाने के बाद नेताओं जैसा आधा काम नहीं करना है। सॉरी, सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद नेताओं जैसा आधा काम नहीं करना है। बेल आइकन बिल्कुल दबाना नहीं भूलना है। बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, दोस्त कमेंट करते रहिए। अपने मित्रों को शेयर करें ताकि आपका कोई भी मित्र छूटे ना, एक भी बच्चा छूटे ना। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो अपने दोस्त को हाथ दीजिए, हमें हाथ दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।